नमस्कार। जम्मू व कश्मीर में अगर व्यंग्य की बात की जाए तो साहित्य की अन्य विधाओं के मुकाबले में व्यंग्य पे काफ़ी कम लिखा गया, लेकिन कुछ लोगों ने प्रयास भी किया और एक आध ने इसमें महारत भी हासिल की, चाहे भाषा डोगरी हो या फिर हिंदी भाषा क्यों ना हो। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक व्यंग्यकार, नाटककार, अभिनेता डॉक्टर पवन खजूरिया जी से। पवन जी, आपका एक्सेलेंट स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी जो अभिनय की यात्रा है या फिर साहित्य की यात्रा है उसको थोड़ा सा संक्षेप में दर्शकों के साथ साझा कीजिए। आपको किसने प्रेरित किया साहित्य की तरफ? क्या वाकई आप पहले साहित्यकार बने या फिर अभिनेता बने? राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं पढ़ता था तो मैंने पहली कविता लिखी थी, आ गया पुनः बसंत। आ गया पुनः बसंत। हिंदी से आपकी शुरुआत? हाँ, तो वो मेरे कॉलेज की मैगजीन थी रणवीर। अच्छा। तो उसमें छपी थी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अधीन वो रणवीर परिसर में। तो उसके बाद तो कह सकते हैं कि बतौर साहित्यकार आपका पदार्पण हुआ? हाँ, फिर तो छोटी उम्र में मैंने वो पहली कविता लिखी थी। तो फिर मैं संस्कृत नाटकों में मेरे गुरुवर प्रोफेसर प्रीतम चंद्र शास्त्री, पद्मश्री विश्वमूर्ति शास्त्री जी, प्रोफेसर केवल कृष्ण। आपने संस्कृत भी सीखी? हाँ, संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे भाई प्रोफेसर यशपाल खजूरिया, तो वो मुझे संस्कृत नाटकों की ओर ले आए। तो मैंने कन्याकुमारी तक जो है संस्कृत नाटकों में कार्य उसमें पात्र निभाए हैं। अच्छा। तो ये मेरी शुरुआत थी। आपकी अभिनय की यात्रा संस्कृत नाटक के माध्यम से हुई? फिर उसके बाद मैं एक बार रेडियो में रिकॉर्डिंग के लिए गया, तो मुझे हिंदी साहित्य की ओर मतलब रुझान हुआ? हाँ, रुझान हुआ। तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग के लिए गया तो मुझे श्री नरेश गुलाटी जो थे वो उन दिनों अभिव्यक्ति नाम का एक कार्यक्रम कंडक्ट किया करते थे। चलता था। आप भी हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो वहाँ पे मुझे नरेश गुलाटी जो थे वो हिंदी साहित्य मंडल में लेके आए। तो फिर उससे पहले भी मेरी शुरुआत जो थी वो अदबी कुंज से शुरू हुआ। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे पहला व्यंग्य पढ़ा था। हम अध्यापक हैं। तो आपने व्यंग्य लेखन कब शुरू किया? व्यंग्य लेखन की तरफ आपको प्रेरित किसने किया? व्यंग्य लेखन की शुरुआत जो है मुझे थोड़ा बहुत मैं हरिशंकर प्रसाई जहाँ उन दिनों रविंद्र त्यागी को थोड़ा पढ़ता था। तो उससे मेरी शुरुआत हो गई। प्रेरित हुए आप? हाँ, तो मेरे गुरुजन जो थे प्रोफेसर प्रीतम चंद्र शास्त्री, वो भी व्यंग्य कविता उन दिनों किया करते थे। तो व्यंग्य में आपके टॉपिक क्या रहते हैं, कंटेंट क्या रहता है? पॉलिटिक्स या समाज की कुरीतियाँ? नहीं, और समाज की कुछ कुरीतियाँ भी रहती हैं, सामाजिक विसंगतियाँ रहती हैं। जैसे कोई दहेज प्रथा हो गई। जैसे मतलब मैंने एक व्यंग्य लिखा कि आप चांद पे भूखंडों का आवंटन। चांद पे भूखंडों का आवंटन? हाँ, आपने व्यंग्य लिखा, लेकिन आजकल हो रहा है। हाँ, अब तो बस्तियां मर रही हैं। वो मैंने 89 में मैंने लिखा। अच्छा। तो चांद पे भूखंडों का आवंटन। तो साहित्यकार की भी कितनी ऊंची उड़ान होती है। 89 में आपने लिखा। हाँ। और अभी आजकल जैसे सुनने में आया कि एलन मस्क जो है, जो स्पेस पे बहुत काम कर रहे हैं, अमेरिका से हैं, चांद पे बस्तियां बनाने की योजना बना। वो मैंने उन दिनों लिखा था। तो किराएदार और बंदर एक मेरा व्यंग्य हुआ था। अच्छा। पत्नी सरकारी मुलाजिम जो ठहरी। अच्छा। चमचा ना होने का दुख। अच्छा। बाजाए सलाहकारों से, मतलब आदि मेरे व्यंग्य बड़े प्रसिद्ध व्यंग्य हुए। तो उन दिनों मैं शुभ प्रभात जो कार्यक्रम चलता है रेडियो में, तो आकाशवाणी में, तो मेरा पहले 4 मिनट का पहले व्यंग्य चलता था। उसके बाद वो न्यूज़ का कार्यक्रम चलता था, न्यूज़ बड़ा प्रसारित होती थी। जी जी। तो आपने व्यंग्य लेखन शुरू किया, पहले आपने कविता शुरू की? पहले कविता, उसके बाद व्यंग्य आया। लेकिन आपकी कविताओं में भी व्यंग्य रहा करता था? जी 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 जी। लेकिन मैं एक और बात आपके साथ साझी करता मैं पद्य और गद्य दोनों विधाओं में लिखता हूँ। मैं वही बात एक साझी करना चाहता था दर्शकों के साथ कि डॉक्टर पवन खजूरिया जी ने सिर्फ व्यंग्य ही नहीं लिखे, कविताएं ही नहीं लिखी, इनका बहुत अधिक काम नाटक को लेकर भी है। विशेषकर जो संस्कृत का नाटक था, भास का आपने ट्रांसलेशन किया था, उरुभंगम। उरुभंगम को काफ़ी प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। जी जी जी। और उस नाटक को मंचित करना भी अपने आप में चैलेंज है। जी, और उसको ट्रांसलेट करना भी चैलेंज है। बिल्कुल। आपने चैलेंज उठाया ट्रांसलेट करने का, तो मुश्ताक आग जी ने चैलेंज उठाया उसको मंचित करने का। ठीक, कैसा एक्सपीरियंस था भास के नाटक को? मैं जब
जो स्थानीय जो मतलब संस्कृत थिएटर से मतलब स्थानीय थिएटर की ओर आया, रंगमंच की ओर आया, तो मुझे गुरु कहेंगे उनको, अपने गुरुवर वो रतन कलसी जो थे मुझे लाए रंगमंच की ओर। अमेचर थिएटर ग्रुप स्टार्ट करने वाले बेसिकली रतन कलसी जो थे और मुश्ताक काक मुझे इसमें लेके आए। तो उन दिनों हमने बहुत से नाटक खेले उनके साथ, सभा शेर, कनक, गर्क, होरे, अमरुख, गिद्दा वगैरह, गिरगिट आदि बहुत से नाटकों हमने मंचन किया, गत वगैरह दूर दराज के इलाकों में जा कर के। लेकिन मुश्ताक काक जो थे, मैं उनको याद करते हैं, उनकी स्मृति में प्रणाम करता हूँ। वो बड़े क्रिएटिव रचना धर्मिता थी उनमें। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नाटक की बात जम्मू व कश्मीर के हवाले से जब भी हो, हाँ, तो 3 नाम उसमें प्रोमिनेंट रहेंगे। ठीक, बलवंत ठाकुर जी, मुश्ताक काक जी, दीपक कुमार जी। मुश्ताक काक ने भी नाटक को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया और डोगरी नाटक को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा। बिल्कुल। तो कविरत्न भी तो एक दिग्गज थे। तो मतलब कहने का मतलब वो मुश्ताक काक अपनी रचना धर्मिता के कारण उनके विचार आया कि इस नाटक को, उर्वंगम को मैं इनसे पवन खजूरिया से मिथोलॉजिकल उन्होंने काफ़ी प्ले किए, उन्होंने मुझसे वो अनुवाद 91 में करवाया था। 91 में, है ना। तो वो करवाया उन दिनों जब मैं कुल 25 साल का था। तो फिर वो नाटक जो है, वो उर्वंगम नाटक जो भास के जितने भी एकांकी नाटक हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े संदेश देते हैं। दूत वाक्यम है, कर्णभारम है, उर्वंगम है। उर्वंगम में जो है वो युद्ध विरोधी स्थिति को दिखाया गया है। उनका अपना एक वो भास ने दुर्योधन, चाहे वो एक तरफ दूसरी तरफ कहता था कि सूच्याग्रम नहीं दास्यामी बिना युद्ध देने के छो, मैं सूची का अगला नुकीला भाग भी जो है वो बिना युद्ध के नहीं दूंगा। लेकिन उर्वंगम में भास ने अंत में जाके दुर्योधन के मुख से ये कहलवाया कि युद्ध जो है किसी समस्या का हल नहीं है। और ये कितना बड़ा आज कंटेम्प्रेरी हो जाती है बात, जिस तरह से विश्व में आज युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है पूरी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो उर्वंगम जो है वो आज जो है उस संदर्भ में एक संदेश देने के लिए एक खरा नाटक उतरता है इस संदर्भ में, इस प्रासंगिकता में। और उसके बाद आपने बाबा अम्बो जी को समर्पित भी नाटक लिखा। हाँ, बाबा अम्बो मेरे कुलदेव हैं, तो उनको समर्पित होके मैंने 92 में नाटक लिखा। तो 91 में लिखा मैंने, उर्वंगम ट्रांसलेट किया। तो 92 मैंने बाबा अम्बो नाटक लिखा। अब तक आपने कितने नाटक लिखे? नाटक मेरे हिस्से में रंगमंची नाटक जो है कुल 5 हैं अभी। अच्छा, उनके बाद जैसे एक भास का उर्वंगम हो गया, दूसरा आ गया बाबा अम्बो जी, हाँ, कृष्ण हाजिर हो गया, अदल बदल, है ना, जिम्मेवार कौन। तो जिम्मेवार कौन नाटक तो राजू जी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो मुझसे वो भी 91 में मशवरा नाम की जो संस्था है, जो ड्रग एडिक्ट जो लोग होते हैं, नशाखोरी में पड़ जाते हैं, हाँ, तो वो मशवरा नाम की एक संस्था है। वो इन दिनों पता नहीं कहाँ पे इधर पुरखू में शायद चलती है, उसका ऑफिस है। तो वहाँ पे उस संस्था ने मुझसे वो लिखवाया था 91 में। तो वो देवेंद्र नंदा के उसमें निर्देशन में हुआ। तो बड़े बड़े लोग उसमें वो काम करते थे, कार्यकर्ता थे उन दिनों, वॉलंटियर काम करते थे, ऑफिसर कैडर के लोग भी थे, कोई एसएसपी कैडर के लोग थे बड़े। तो वो एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अपने मुँह में मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, सत्य तो पहुँचना भी चाहिए दर्शकों। तो उसको उसके जेएनयू में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में 10 शो हुए थे। अच्छा, कितनी अजीब सी बात है, मतलब कि जैसे जिसे वर्सेटैलिटी कहा जाता है, डॉक्टर पवन खजूरिया जी ने स्टार्ट किया व्यंग्य से और फिर सीरियस नाटक लिखे आप, विविधता लिए हुए। हाँ जी। तो व्यंग्य पे आपकी कितनी किताबें निकली हैं कि पब्लिश्ड? किताबें मैं मतलब नहीं है, लेकिन अंक यत्र तत्र मेरी किताबें वो मेरे छपते रहे हैं, बाहर भी छपा हूँ। अच्छा, तो आप हिंदी साहित्य मंडल के साथ भी जुड़े हुए हैं। हाँ। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए कि कितना बड़ा मंच उपलब्ध करवाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस
साहित्यकारों को, चाहे वह डोगरी साहित्य की बात करें, पंजाबी की करें, हिंदी की बात करें, कश्मीरी की बात करें, जितनी भी संस्थाएं हैं अलग अलग भाषाओं को प्रमोट करने के लिए जम्मू में कार्यरत हैं, तो संस्था का कितना बड़ा रोल रहा है साहित्यकारों को, स्थानीय साहित्यकारों को मंच उपलब्ध करवाने के लिए? स्थानीय साहित्यकारों को संस्था जो है वो किसी को, मेरा मानना है संस्था किसी को राइटर नहीं बना सकती, संस्था कोई डायरेक्टर जो एक्टर नहीं बना सकता, लेकिन उनको मंच दे सकता, उनको मंच दे सकता है। जब तक उसके अंदर की कोई ऐसी कोई बात नहीं होगी वो उससे, तब तक वो अपनी जो स्फूर्ति, अपने अंदर की जो प्रतिभा जो है वो बाहर नहीं आ सकती जब तक उसके अंदर कोई आग ना हो। उसको एक डायरेक्टर, एक संस्था, एक दिग्गज राइटर वो एक दिशा दे सकता है। चिंगारी हो तो हवा मिल सकती है। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप संस्कृत के विद्वान भी हैं, तो अगर साहित्यकार जो कि साहित्य पढ़ना चाहते हैं और अगर संस्कृत में रचा हुआ साहित्य पढ़ा जाता है तो साहित्य रचना में कितनी मदद मिलती है, अपने चक्षु खोलने में कितनी मदद मिलती है, आपकी सोच का कितना विस्तार होता है? क्योंकि संस्कृत साहित्य को क्लासिकल लिटरेचर माना गया है। संस्कृत, तो आपने अधिकतर संस्कृत साहित्य संस्कृत देखिए, ऐसा मानना है कि जिसने इस देश में जन्म लिया, जिसे इस भाषा देववाणी को नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। अब तो बाहर के विदेशी लोग भी यहाँ पे आके इस भाषा को पढ़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो संस्कृत को आप कितना अधिक योगदान देंगे अपनी साहित्यिक यात्रा के लिए भी? अब भी मैं अनुवाद कार्य में लगा हुआ हूँ। एक शक्ति कथा जो एक नाटक है उस पर काम कर रहा हूँ। शक्ति कथा किनका लिखा हुआ है? नहीं, अब अच्छा, खुद लिख रहे हैं? खुद मौलिक रचनाओं को ध्यान दे रहा हूँ। व्यंग लेखन जो है, पद्य और गद्य दोनों, उस जो प्रकाशित नहीं है उस रचनाओं को समेटने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाहता था कि जो संस्कृत साहित्य आपने पढ़ा उसने आपकी सोच को कितना विस्तार दिया, उड़ान भरने में, साहित्यिक उड़ान भरने में कितनी मदद आपकी की? क्योंकि एक होता है सस्ता लिटरेचर पढ़ना, कोई भी लिटरेचर मिल जाए उसे पढ़ो, उससे प्रेरित होकर साहित्य रचो। एक होता है क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना, फिर आपकी सोच बदलती है। नहीं, संस्कृत साहित्य जो है एक दिशा तो देता है ना जी। मतलब जैसे अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ें, आप मेघदूत को पढ़ें, बेनी सहारा को पढ़ें, तो अब एक दिशा तो मिलती है ना कि उन लोगों का कहा क्या है और आज हम क्या लिख रहे हैं। वो छंदोबद्ध रचनाएं लिखने वाले लोग और आज सिर्फ आत्ममुग्धता में जीने वाले लोग, सिर्फ क्या भावाभिव्यक्ति है तो बस कविता हो गई, है ना। तो कविता की बात की आपने तो शुरुआत ही कविता से की। अगर आपको थोड़ी सी पंक्तियाँ कविताओं की याद हो तो गुनगुनाना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे? मैं व्यंग क्षणिकाएँ लिखता हूँ थोड़ा सा, जैसे थोड़ी सी हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। जैसे वो पुरानी रचना है कि वे गोष्ठियों में पर्यावरण की चर्चा चलाएंगे, वह गोष्ठियों में पर्यावरण की चर्चा चलाएंगे, स्वयं खाली अंतराल में बैठे सिगरेट के छल्ले उड़ाएंगे। क्या बात है। तो मैंने, ये अक्सर होता है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास होती है दूसरों को भाषण दिया करती है, सिगरेट पीना हानिकारक है, लिखेंगे, लगातार लिखेंगे। शराब पीना हानिकारक है, लिखेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहना हानिकारक है, अगेंस्ट हमारे नॉर्म्स है, हमारे एथिक्स नहीं कहते, लिखेंगे। वही चीज़ें खुद करते, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट मुक्त। शराब पीने पे मैंने एक लिखा था, क्षणिका लिखी थी कि मैंने उन साहब से पूछा, आप शराब बनाते हैं, लोगों को जल्दी जमपुरी दिखाते हैं? बोले हम ही होश में रहते हैं तभी औरों को पिला पाते हैं। तो ये होश में रहना ज़रूरी है दूसरों को लत लगाने के लिए। हाँ, तो इन दिनों एक अभी ताज़ी हुई थी, गया था कहीं, मतलब एक त्योहार के सिलसिले में, तो वहीं पे रचना हो गई। तो कि वो पति की उम्र बढ़ाने के लिए हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। करवा चौथ होगा। हाँ, करवा चौथ पे आ गया। वो पति की उम्र बढ़ाने के लिए हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। जब पाँव की बारी आई तो जूते पति को थमा रही थी। क्या बात है। इसे प्यार मोहब्बत भी कह सकते हैं। जब आपने मेहंदी लगाई है पाँव को भी जूते पकड़ लो। तो ऐसा होता है। तो अभिनय की यात्रा जो आपकी रही है, कितने नाटकों में आपने मंच पे काम किया या आपने टेलीविज़न पे भी काफ़ी काम किया? हाँ, धारावाहिकों में मैंने बड़ा काम किया है। केसर सिंह
वो आए थे पंजाब से। जी जी। अब न बनेगी देहरी, बिल्कुल। मोहन सिंह जी की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो भी उसके निर्देशक अपना थे। बनेगी देहरी मुझे लगता है पद्मा सचदेव पद्मा सचदेव जी का लिखा था। तो के रैना उनके साथ भी काम किया है। वो कैदी सीरियल में नूतन जी के लिखा भी नावल है देशबंधु डोगरा नूतन का। और सारे क्या नाम, नसीब सिंह मनहार जी के निर्देशन में बड़ा काम किया है, बलवंत जी के निर्देशन में काम किया है। आप क्योंकि टीचर थे, फिर लेक्चरर बने, बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुए। हाँ जी। तो कहा जाता है कि जब तक आदमी नौकरी करता है तो वक्त की कमी रहती है सृजनात्मक काम करने की। लेकिन अब आप रिटायर हैं तो आपके पास काम करने के लिए काफ़ी वक्त उपलब्ध है। हाँ जी। उस काम के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को भी संदेश दीजिए कि व्यंग लेखन के लिए क्या ज़रूरी है, कितना करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए, और क्या व्यंग लेखन करंट सिचुएशंस पे ही अगर मार करे तो बेहतर है। व्यंग लेखन के लिए मैं कहूँगा कि जो हमारे यहाँ का कि मुख्य अर्थ जो है उसको बादर करके, तो बात कुछ और आप कह रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट पर, लेकिन बात आपको कुछ और करनी है ना। तो मुख्य अर्थ को बांध करके जो बात कही जाए उससे व्यंग कहते हैं। नहीं तो ऐसे तो लिखने में तो डायरेक्ट तो गाली गलौज है। ऐसे तो अविधा है, बहुत है। अविधा में सीधी सीधी बात कहते हैं, स्पाट बयानी करके वो व्यंग नहीं हो सकता, वो कविता नहीं हो सकती। कविता वो नहीं जिसमें भाव नहीं, कोई विचार नहीं। तो जिसको आप एक सही बात जो कहते हैं वो छिपी रहती है, और असल बात जो है वो बाहर नई लोगों की आप बात, उसके लिए उसको पकड़ने के लिए उसके बीच में डूबना पड़ता है। तो पाठक की समझ भी उसमें काम आती है। हाँ, जैसे फर्ज करो कि मेरे जैसे व्यक्ति को आप कहें मैं मतलब दुबला पतला हूँ, आओ पहलवान जी, है तो व्यंग्य अपने आप मेरे पे तो हो गया, व्यंग हो गया ना। तो वही क्या नहीं ना। तो ऐसे जैसे बात कहते हैं कि गंगायाम घोषा मंचा हसंती, ऐसे हमारे मंच हंसता है जी, है ना। गंगा में घर है तो गंगा में तो गंगा तो प्रवाहमान है, तो गंगा में तो घर हो नहीं सकता, तो उसके किनारे पे घर होगा। तो मंचा हसंती, मंच हंसता है, तो मंच थोड़ी हंसता है, मंच तो बेजान है। तो यानी मंचस्थ जो स्त्री पुरुष हैं, जो मंचस्थ जो विराजमान विद्वजन हैं, वो हंसते हैं, वो उसका आनंद अनुभूति कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे जो आपने गहरी बात की है वह भावी व्यंग्यकारों तक पहुँचेगी भी। आप एक्सेटर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी डॉक्टर पवन खजूरिया जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप व्यंग लेखन लिखने की रुचि रखते हैं तो डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, शब्दों में छुपा हुआ जो रहता है वही व्यंग्य है, और पाठकों की पाठकों की समझ पर बहुत अधिक निर्भर करता है व्यंग्य क्या सक्सेसफुल होना। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।